हो जाएगी। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं कि भाई दिल्ली में क्या होने वाला है, दिल्ली का प्लान क्या है, दिल्ली में क्या दो लिस्ट आई हैं और जो कभी नहीं हुआ क्या इस बार हो गया है, क्योंकि आरोप तो ये लग रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट जो है भाई बीजेपी बना रही है और बीजेपी की लिस्ट पर इतना सस्पेंस क्यों है, आखिर प्लान क्या चल रहा है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कॉफी पर हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और यहाँ पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो लिस्ट की बात चली है, तो आप बताइए ये दो लिस्ट तैयार हो रही है? नहीं, लिस्ट तो एक ही तैयार हो रही है और दूसरे की चर्चा इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि उसमें सिंपल हिसाब से समझे अगर तो कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। अब कांग्रेस पार्टी उसे लेने की कोशिश करेगी तो उसी हिसाब से कैंडिडेट देगी अपने, तो उन दोनों में तो स्वाभाविक तौर पे कॉन्ट्रडिक्शन होने ही चाहिए कि अगर आप दोनों को अपनी अपनी जमीन ढूंढनी है वहां पे तो वो होना है। बीजेपी तो अपनी लिस्ट अभी तक नहीं निकाल पाई थी, दूसरे की लिस्ट क्या तय करेगी? उसका सस्पेंस क्या है? ये दूसरी लिस्ट जो नहीं आई है उसके बारे में कुछ पता है आपको? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे वो अभी तक उस रूप में मंथन लगभग 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिस पे नहीं हो पाया है। पार्टी इस बार बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है। आइडिया के तौर पे ये था कि अधिकांश नए चेहरे को लेकर उतारा जाए, फ्रेश चेहरे जिनके साथ कोई बैगेज ना हो। ये संघ की राय थी। संघ और बीजेपी की जो पहली बैठक हुई थी उस बैठक में इस बात को कहा गया था। तब आप समझ सकते हैं कि इस ऐसे कंडीशन में जब लगातार आपको सर्वे कराना है, बहुत सारे फीडबैक लेना है, तो इतना टाइम, और कई सारे एजेंसी से सर्वे कराए जा रहे हैं, कई सारे नेताओं से फीडबैक लिए जा रहे हैं। उसमें ऐसा भी हो रहा है जैसे किसी एक सीट पे पता चला कि पिछली बार कैंडिडेट बस 5,000 से हारा था, इस बार उसका नंबर 5वें नंबर पे है। अच्छा, तो इस तरह की चीजें भी जब की जा रही तो उसके चलते डिले हो रहा है, लेकिन प्रेशर है। और दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में आज जाएं आप तो वहाँ ये समझ में आ जाता है कि लोगों को एकदम से फिर रहा है कि नहीं, एक लिस्ट तो कम से कम आई जानी चाहिए। लेकिन आपको लिस्ट के कुछ नाम तो पता चली जाने चाहिए होंगे अब तक। बड़े नाम, उसमें अच्छी चीज है कि जो बड़े नाम हैं उनमें से कई बड़े नामों को बीजेपी उतार रही है। अब बात कॉफी पर हो रही है तो खुल्लम खुल्ला करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर नाम तो कुछ नाम आप डिस्क्लोज जैसे नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनको काफी पहले बता दिया गया था, वो लगातार उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा रमेश बिदुड़ी, जिनको पिछली बार टिकट नहीं दिया गया लोकसभा का, उनको विधानसभा लड़ाया जा रहा है। अच्छा। तीसरा मीनाक्षी लेखी, उनको विधानसभा लड़ाया जा रहा है। तो इस तरह के जो बड़े नाम हैं उनको इंडिकेट कर दिया गया और तैयारी कर रहा है। एक नाम प्रदीप जी स्मृति ईरानी जी का भी आ रहा है, आपको लगता है कि इस लिस्ट में वो नाम भी हो सकता है? नहीं, देखिए लिस्ट में कौन नाम हो सकता है इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। उस पर हम एक बता दें, माफी है सर, स्मृति ईरानी केस में कि वो चुनाव नहीं लड़ रही नहीं उसमें, और किसी लेवल पे कहीं शुरू में कहीं कुछ रहा भी होगा गॉसिप के तौर पे इसके अलावा, लेकिन पार्टी के थिंकिंग के तौर पे कहीं ये नहीं था कि स्मृति ईरानी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। वो बिल्कुल भी इस बात के लिए, मतलब ये बस चाय की चकल्लस में ही लाके खत्म हो गया, कॉफी पर हमने बता दिया कि भाई ये गॉसिप नहीं है। उनको चुनाव लड़ाने का मतलब था कि आप उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और मेरी नजर में वो डिजास्टर होता। अगर ऐसा पार्टी सोचती और करती तो पार्टी का नुकसान होता। नहीं किया, ये समझदारी का फैसला किया है अरविंद केजरीवाल के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए। वो टारगेट उनको बनाना ज्यादा आसान होता, और अभी अमेठी हार कर आई हैं तो इसलिए भी। लेकिन दिल्ली में जो कुछ हो रहा है ये कमोबेश अगर आप देखिए तो 2013 के चुनाव जैसा लग रहा है कि ट्रायंगुलर कंटेस्ट होने जा रहा है। कौन जीतेगा हारेगा वो तो फरवरी में नतीजा आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो है काफी लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है। 93 में हुआ था, फिर 2013 में हुआ, और इस बार कि एक ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा। ट्रायंगुलर कंटेस्ट में ही बीजेपी के लिए कोई संभावना बनती है। 93 में जब पहली बार असेंबली बनी तब हुआ, तब जनता दल था, तो जनता दल ने जो है मुस्लिम वोट और झुग्गी झोपड़ी के वोट काटे, इसलिए बीजेपी सत्ता में आ गई। उसके बाद से नहीं हुआ इस तरह का। 13 में हुआ तो बीजेपी नंबर 1 हो गई, लेकिन उसके बाद से जो है न ट्रायंगुलर कंटेस्ट हुआ न बीजेपी का कोई चांस बना। बीजेपी वोट शेयर के हिसाब से दिल्ली में स्टैग्नेट कर गई है। वो नए सामाजिक या भौगोलिक क्षेत्र में जो है अपनी पहुंच या पैठ नहीं बना पाई है। उसका वही 32-34% वोट फिक्स है, चाहे 3 सीट आए, चाहे 7 सीट आए, और चाहे पहले जब 2013 में उसको जो है 32 सीट मिली थी तब की बात हो। तो कुल मिला के जब तक, और सीधी सी बात है, दिल्ली में सरकार वो बनाने की स्थिति में होगा जिसका झुग्गी झोपड़ी में जिसकी पहुंच होगी। कांग्रेस की थी, 15 साल सरकार में रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की हुई, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से छीन लिया जो देवेंद्र जी कह रहे थे। पूरा वोट जो है आम आदमी पार्टी के पास जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, प्लस
पहला जो उनका चुनाव था, पहला दूसरा मतलब 13 और 15 कहें, और कुछ हद तक 20 में भी वो मिडिल क्लास का था, जो इस बार उनसे मुझे नहीं लगता कि उस तरह से साथ होगा। पूरा 100% कोई वोट बैंक जाता नहीं इस तरह से, लेकिन मिडिल क्लास जो है इस बार बीजेपी के साथ ज्यादा जाएगा, और कांग्रेस किस तरह से लड़ती है इस पर निर्भर करता है। संदीप दीक्षित को उतारना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मेरे हिसाब से ये एक स्मार्ट मूव है। उसमें एक इमोशनल कंटेंट भी है। उनकी मां को इसी चुनाव क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल ने हराया था। तो अब संदीप दीक्षित जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ काम भी कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के जो है कम से कम दिल्ली में तो बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती ही है, वो अलग बात है कि हाशिए पर है, लेकिन कुल मिलाकर जो है वो चुनाव लड़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल को अपने चुनाव क्षेत्र में फंसा कर रखने की, जीते नहीं जीते बात की बात है, फंसा कर रखने की क्षमता उनमें जरूर है। और कांग्रेस ने ऐसे एक दो नहीं, कई कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं विनोद जी, जहां पर ऐसा लग रहा है कि हम जीते ना जीते, मतलब हम भले ही हीरो बने ना बने, लेकिन आपको जीरो करके छोड़ने के मूड में जरूर आ गए। वो फंसाने वाली बात जो प्रदीप जी कह रहे हैं ना, जैसे मजबूत कैंडिडेट, जैसे चर्चा चल रही है अलका लांबा को, हाँ, और कई मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा देंगे। आपने कई मुस्लिम कैंडिडेट इतने कद्दावर उतार दिए हैं कई सीटों पर। नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट तो कांग्रेस उतारेगी। हालांकि मुस्लिम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कद्दावर हैं, शोएब इकबाल हैं, चौधरी मतीन अहमद का बेटा है सीलमपुर से। लेकिन कहीं ना कहीं वोट तो कटेगा एक ही जगह का। निश्चित रूप से जो अभी प्रदीप जी ने कहा कि 1993 और 2013 के बाद इस बार चुनाव काफी हद तक ट्रायंगुलर दिखाई पड़ रहा है होता हुआ, जो 2015 में या 2020 में और या उसके पहले 2098 और 13 में जो जब चुनाव हुए तब ट्रायंगुलर नहीं हुआ था, जब शीला दीक्षित 3 बार जीती थी। और ट्रायंगुलर चुनाव होने में उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर वोटों का बंटवारा ठीक ठाक हो गया तो कई जगह उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर चुनाव होने में 1993 का चुनाव मैंने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था, जब जनता दल ऐसा लग रहा था कि जनता दल मतलब लगभग सबसे दूसरी बड़ी पार्टी बन जाएगा। तो लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, अजीत सिंह, मुलायम सिंह, सारे कैंडिडेट एक साथ होकर समर्थन कर रहे थे, मतलब जनता दल के लिए पूरी आधी, जब 4 उसके एमएलए जीते थे, हालांकि लेकिन वोट बहुत काट लिया था कांग्रेस का। अगर इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वोटों की सेंधमारी होती है, जैसे मैदान तो एक ही है, चारागाह तो एक ही है जिसमें चरना दोनों को है, अब कौन ज्यादा चरे लड़ाई है। इसीलिए आप देखिए कि इस वक्त दोनों पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की, बीजेपी कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी बी टीम है, वो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी दफ्तर में लिस्ट बन रही है कांग्रेस की। तो ये आरोप चलेंगे और यहाँ तक एफआईआर की नौबत भी आ गई। ईडी दफ्तर में आमतौर पर सब लोग मिलके जाते थे, मतलब केंद्र दुरुपयोग कर रही है। आज देखिए कहाँ पहुंचे हैं। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो आतिशी के खिलाफ जो है वो यूथ कांग्रेस वाले एफआईआर करा रहे हैं। आप देखिए शराब घोटाले की एफआईआर भी कांग्रेस वालों ने कराई थी। वो फंसाया उनको, उन्होंने वहीं से शुरू हुआ था। तो ये कांग्रेस की लड़ाई, वो जो इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव में, मजबूरी का गठबंधन था, चूंकि कोई चारा नहीं था। हालांकि उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई। इंडिया गठबंधन कोई कारगर दिल्ली में नहीं हुआ, इसलिए जाहिर है ये तो तय था कि दिल्ली में अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई इतनी घमासान वाली होगी ये नहीं लग रहा था। लग रहा था कुछ दोस्ताना टाइप फाइट हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई है दोनों तरफ से। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है देवेंद्र, अगर आप देखो कि मतलब कांग्रेस ऐसा कुछ करिश्मा कर देगी। कांग्रेस को पता है कि भाई कहाँ 60+ में कहीं आप हाशिए पर खड़े हुए थे। ऐसा तो है नहीं कि अब रातों रात कुछ ऐसा बदल जाएगा कि आप दिल्ली में सत्ता बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो अब वो ही मन बना चुके हैं कि भाई हम तो डूबेंगे, साथ में तुमको भी लेकर डूबेंगे सनम। हाँ, लेकिन उनके साथ ऑप्शन भी क्या है कि आप इसी तरह से किनारे नहीं बैठ सकते कि भाई चलो हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, इस दल को आगे ही बढ़ने दें हमेशा के लिए। कभी ना कभी तो आपको फिर अपना बाउंस बैक करना होगा, और बाउंस बैक की शुरुआत ऐसी ही होती है। तो उस हिसाब से वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के सामने चुनौती देखें तो जैसे लोकसभा के रेफरेंस पॉइंट को उठाकर अगर आप देखें, हालांकि ये सही नहीं होता, जैसे महाराष्ट्र के केस में हमने देखा कि वो सही नहीं था। लोकसभा के रेफरेंस पॉइंट में जैसे 7 सीटें जीते और विधानसभा वार 52 सीटों पर बीजेपी लीड पे रही, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के संयुक्त होने के बावजूद। अब बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है कि उन 52 जो बाकी 18 उनको छोड़ो, उन 52 पे अपनी पूरी ताकत लगाओ कि उनमें से अधिकतम सीटें जीते। पार्टी की रणनीति यह है कि 46-47% अपने वोट बैंक को पहुंचाना होगा अगर, और पार्टी मान के चल रही है कि जैसे लगभग 8 सीटें हैं मुस्लिम सीटें जो हैं, 12 सीट लगभग एससी डोमिनेटेड सीटें हैं, 7-8 सीटें और हैं जिसपे इनके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है।
तो ये 30 तो ऐसा है जिसपे आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो बाकी 40 ऐसा है जिसमें आपको अपना 100% लगाना होगा। और डिलिमिटेशन के बाद हम सभी जानते हैं कि 30 सीटें तो ऐसे ही बीजेपी के लिए यहाँ से बहुत मुश्किल हो गई जब से वो डिलिमिटेशन हुआ था। तो यहाँ पर बीजेपी की उम्मीदें बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेंगी कि फाइट ट्रायंगुलर हो रहा है कि नहीं। दूसरी चीज कि पूर्वांचली वोटर्स जो हैं उनकी संख्या को उठाकर आप देखें तो उनको 2-3 भाग में आप बांट के देख सकते हैं। लगभग 18 सीटें ऐसी हैं जहां पे पूर्वांचल का वोटर बहुत साइजेबल अमाउंट में है, मतलब वो तय कर देगा। उसके अलावा 7-8-10 सीटें ऐसी हैं जहां पे अच्छे अमाउंट में हैं, वो जीत हार की तरफ उसमें भी थोड़ा रोल अदा कर सकते हैं। नतीजा ये है कि अरविंद केजरीवाल का आप देख रहे हैं कि लगभग 12 सीट इस बार भी उन्होंने 12 दिया। पिछली बार 12 में 11 जीते थे, फिर बाद में 1 सीट जीती गए उपचुनाव में। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि पूर्वांचली वोटर्स उस रूप में बीजेपी के साथ नहीं आते, और जो नैरेटिव और जो फायदा उन्होंने दिया आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, उसका उनको फायदा मिल रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो जो कैंपेन की शुरुआत हुई है अभी तक आप देखें तो इसमें आपको लगेगा कि अरविंद केजरीवाल आ गए। बीजेपी की तरफ से कैंपेन चला कि अब नहीं सहेंगे, कब तक सहेगी दिल्ली, कितने लोग चर्चा कर रहे हैं। वहां क्या होता है, भाई होता है ऐसा केजरीवाल जैसा। 2100 रुपए के लिए आप लॉजिक चाहे जितना दे दे, हाँ। आम आदमी को उतना लॉजिक नहीं समझ में आता, उनको सीधे ये समझ में आता है क्या भरवाया क्या नहीं भरवाया, मिलेंगे। और कई सारे स्टेट में ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पर वो दिख रहा है कि जो स्मार्टनेस होनी चाहिए चुनाव जीतने के लिए, अभी तक उसमें आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है। बीजेपी, और उसकी वजह भी है, जैसे आम आदमी पार्टी में डिसीजन एक व्यक्ति को लेना है। मैं आपको ये भी बताऊं कि बीजेपी के अंदर, क्योंकि कई सारे स्टेट में कर चुके थे, ऑलरेडी ये बात थी कि हमें ये करना है, कोई ऐसा अनाउंसमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कई लेवल है, प्रदेश अध्यक्ष, फिर प्रभारी, फिर राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा, फिर प्रधानमंत्री जी के स्तर पे पार्टी सामूहिक तौर पे फैसला लेगी। वहां अरविंद केजरीवाल वन मैन शो, एक ही व्यक्ति को डिलीवर कर देना, उन्होंने सोचा तुरंत ये कर दिया। वो चीज बीजेपी के लिए अभी मुसीबत भरी नजर आ रही है। जो लोग कैंपेन में लगे हैं वो ये बता रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए ये एक चैलेंज है। हालांकि कल जब आया क्लैरिफिकेशन, तो आज जब मैंने फीडबैक लिया तो उसमें ये हमें बताया गया कि जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिनों में महिलाएं जबरदस्त तौर पे उन काउंटर्स पे जा रही थी, आज वो संख्या रजिस्ट्रेशन के लिए, हाँ, रजिस्ट्रेशन के हमने इस पे रिपोर्ट कराई थी अपने रिपोर्टर से जब ये स्कीम अनाउंस हुई कि जरा जाके देखो पब्लिक महिलाओं में क्या रिएक्शन था। जो देवेंद्र कह रहे हैं बहुत जबरदस्त इंथुसियाज्म था। हाँ, बिल्कुल था। काफी और हर वर्ग में था, हर वर्ग की महिलाओं में था, मतलब दलितों में, मुस्लिम्स में, पिछड़ों में, जो भी क्लासेस, सोशल क्लासेस हैं, उन्हें जबरदस्त वो था कि। और जो चूंकि देखिए चूंकि आजकल अखबार पढ़ना, सोशल मीडिया, हर व्यक्ति के पास फोन है, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, सबको मालूम है। तो वो असर यहां भी है। अब ये बात जो बता रहे हैं कि अब जो काउंटर अगर खाली है या उनमें भीड़ कम हो रही है, तो ये जरूर देखने वाली बात है, लेकिन असर तो पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि जो बीजेपी का कैंपेन मैंने देखा, दिल्ली में आप घूमिए तो बस स्टॉप्स पे सब जगह जो लगे हुए हैं, तो बड़ा नेगेटिव टाइप का कैंपेन है वो। उसमें एक तो काले पोस्टर लगा करके, ब्लैक करके, और वो तो वो अरुचि पैदा करता है। जो अरविंद केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन है, उसमें वो जैसे भाई हो तो ऐसा अरविंद केजरीवाल जैसा, फिर एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार, वो अपना पॉजिटिविटी के साथ है। और तीसरी बात यह है कि जेल से निकलने के बाद और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो सघन जनसंपर्क किया है, हाँ। जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, वो जो है, क्योंकि उनको अपनी इमेज, पूरी जो इमेज उनकी बिगड़ गई थी सारे जेल यात्रा, उसके बाद उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी उस तरह का सघन कैंपेन बीजेपी या कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस ने यात्रा तो की, लेकिन वो यात्रा ऐसे ही रही, सरकारी कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ उसमें, कहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कैंपेन जो है सघन संकट हुआ है पूरे। लेकिन फिर भी जो प्रदीप जी ने कहा, मैं सहमत हूं कि मिडिल क्लास में जो 2013 में या 2015 में या 2020 में जो एक आकर्षण था आम आदमी पार्टी पर, वो आकर्षण घटा है, काफी हद तक घटा है। वो आकर्षण अब कमजोर हुआ है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वोट देने के लिए फिर भी आता है, लोअर क्लास फिर भी आता है, मिडिल क्लास उतना वोट देने के लिए निकलता नहीं है अपने घरों से। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर जब वोट पड़ते हैं तब हो जाता है। पिछली बार निकला था, हाँ, लेकिन ये भी एक बड़ा कंसर्न रहता है बीजेपी के लिए। लेकिन प्रदीप जी, जिस तरह से भी देवेंद्र भी जिक्र कर रहे हैं कि अभी कैंपेन में भी वो आगे निकलते नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव कैंपेन भी कर रहे हैं, योजनाएं डिलीवरेबल्स होंगे कि नहीं, लेकिन घोषणाएं जरूर अट्रैक्ट कर रही हैं। तो बीजेपी वेट एंड वॉच क्यों कर रही है? मतलब क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी आपको? ये भी देखिए, बीजेपी 25 साल से सत्ता से बाहर है, 15 साल कांग्रेस का, बीच का 1.5 साल छोड़ दीजिए अगर, तो 10 साल से आम आदमी पार्टी।
तो 25-27 साल से अगर आप बाहर हैं तो एक डिमोरलाइजेशन होता है कैडर में। दूसरा, आपके पास लीडर नहीं है। जो उत्साह बढ़ाने का काम करता है वो लोकल लीडरशिप करती है। नेशनल लीडरशिप किसी भी राज्य में वो आइसिंग ऑन द केक की भूमिका में होती है कि अगर आप जो है 90 नंबर लाएं तो उसको 100 पर पहुंचा सकती है, लेकिन अगर आप 20 पर खड़े हैं तो उसको कोई नेशनल लीडरशिप 100 तक नहीं ले जा सकती। एक बात यह है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल परेशान क्यों? बीजेपी की वजह से परेशान नहीं है। वो परेशान है जो कर्नाटक का नतीजा आया विधानसभा का, तेलंगाना का आया और लोकसभा में मुस्लिम वोटर पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा है। इस बात का कंसिडरेशन कम हो गया है कि यहां कांग्रेस जीतेगी या हारेगी, कांग्रेस को वोट देना है। अगर ये बात जो है दिल्ली विधानसभा में नहीं हो रही थी, लोकसभा में वो जाता था कांग्रेस के साथ, विधानसभा में फिर जो है केजरीवाल के साथ आ जाता था। क्या इस बार ये डिवीजन होगा? ये एक बड़ा सवाल है जो इस चुनाव का नतीजा तय करेगा। केजरीवाल को डर उसका है कि अगर जिस तरह से तेलंगाना और कर्नाटक में हुआ उस तरह से अगर मुस्लिम वोट एक मुश्त कांग्रेस पार्टी को गया तो कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी वो तो बाद की बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी हार जाएगी ये लगभग जो है तय हो जाएगा। तो इसलिए आप देखिए कि लड़ाई इस समय अगर आप परसेप्शन में देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो रही है, जैसे इन दोनों में संघर्ष हो, बीजेपी तीसरे नंबर पर हो, ऐसा है नहीं, लेकिन परसेप्शन ये बन रहा है। जिस तरह का अटैक कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल पर कर रही है, तो अब लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगता है कांग्रेस ने तय कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल नाम का जो इरिटेंट है उसको खत्म करना है। लेकिन केजरीवाल तो उल्टे काम, वो तो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस इनको हटाना है, मैं अपना अलग अलायंस बनाऊंगा। ममता बनर्जी, पीडीए वाले अखिलेश बाबू सबको लेकर अलग बनाऊंगा। कांग्रेस के बिना कोई अस्तित्व है क्या? कोई मतलब है क्या? इंडिया अलायंस का मतलब तभी तक है जब तक उसमें कांग्रेस है। कांग्रेस के बिना इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है वो अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहें, ये बोलते रहे, इससे वो अपना कद कम कर रहे हैं। वो कहेंगे और कुछ नहीं होगा फिर तो उनके कहने से तो कांग्रेस को नहीं निकाल देंगी। तो अल्टीमेटम दिया उन्होंने कि या तो मतलब देते रहे वो, ठीक उस तरह की राजनीति करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की कि अगर हमको इस गठबंधन को 7 सीटें जिता देंगे आप तो हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा। कोई असर नहीं हुआ लोगों पर। तो ये आप कह सकते हैं वो लोकसभा चुनाव था, ये विधानसभा चुनाव है, स्टेक्स अलग अलग हैं दोनों में, लेकिन वो सिंपैथी जिस तरह की दिखनी चाहिए। अब आप याद कीजिए 2015 का चुनाव, उसके कम से कम 6 महीने पहले से अरविंद केजरीवाल रेडियो पर, आम सभा में, अलग अलग जगहों पर, जिस भी मंच पर संभव हो, गलती हो गई मुझसे, माफ कीजिए। आपको याद है मैं अरविंद केजरीवाल हूं, आप भूल तो नहीं गए हैं। वो उसने एक सिंपैथी जनरेट की कि भाई ये नए आए थे और इनसे ये मान रहे हैं कि गलती हो गई। इस बार आपको अरविंद केजरीवाल के भाषण में कहीं ये नहीं सुनाई देगा कि मुझसे गलती हो गई। शराब घोटाले पर उन्होंने कभी ये नहीं माना कि मैंने गलत फैसला ले लिया या हमारे कुछ लोगों ने हमको भरमा दिया, हमको गलत अंधेरे में रखकर जो है ये फैसला करा दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा। लगातार सबूत आ रहे हैं, इस बात के प्रमाण आ गए कि गोवा के चुनाव में शराब ठेकेदारों का, शराब कंपनियों का पैसे का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कहीं भी अरविंद केजरीवाल की ओर से बातचीत में भी, मतलब भाषण में भी अफसोस जाहिर नहीं होता कि भाई हम तो कट्टर ईमानदार थे, हमारे ऊपर हमारा ये जो सबसे बड़ा यूएसपी था उसी को खत्म करने के लिए ये किया गया। तो वो सिंपैथी फैक्टर नहीं है। दूसरा मुस्लिम वोट का फैक्टर, तीसरा कांग्रेस और बीजेपी और पिछले चुनावों की तुलना में ज्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं। तो ये सब मिला के, और केजरीवाल की वो इमेज नहीं है जो 13 में थी, 15 में थी, 20 में थी। कितने लोगों ने माना, कितने नहीं माना, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये परसेप्शन बना कि कुछ तो गड़बड़ हुआ था। जो नहीं मानते कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, वो भी मानते हैं कि गड़बड़ तो हुआ था। अब अरविंद केजरीवाल उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं नहीं है, ये बहस का विषय है, लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल की वो इमेज नहीं है जो पिछले 3 चुनावों में थी। इतने सारे मुश्किलें हैं, मतलब नेगेटिव्स कह लीजिए या ड्रॉबैक्स कह लीजिए भी केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, तो
फिर क्या बीजेपी की लीडरशिप को इसमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि भाई ठीक है, इन दोनों को अच्छे से लड़ने दो, खूब आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे की पोल खोलने दो, हम बाद में देखते हैं हम क्या क्या समेट सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी रहेगा बीजेपी के लिए कि कांग्रेस पार्टी खूब मजबूती के साथ लड़े। बीजेपी की सफलता का जो मूल मंत्र होगा वो यही होगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती से कितना वोट लेके आ पाती है। अगर कांग्रेस पार्टी का वोट फीसदी 17, 18, 19% के आसपास चला गया तो समझिए कि बीजेपी के फिर इसीलिए तो आम आदमी पूछ भी रही है कि भाई आपको पैसे कौन दे रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये तो होना ही होना है। बीजेपी की अपनी जो समस्या है वो ये कि जैसे सबसे बड़ी चीज आप कहें कि मैंने बताया कि लोकसभा में 52 विधानसभा सीटों पे बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे थे, वहां पे जीत हासिल हुई। क्या उसके बाद पार्टी संगठन ने कोई माहौल बनाया? क्या किसी को पता? नहीं। स्टेट यूनिट जो है वो एक तरह से आप कह सकती हैं कि डिफंक्ट है। पूर्वांचली वोट बड़ा आसानी से कह दिया जाता है कि हाँ पूर्वांचली वोट आम आदमी पार्टी लेके चली गई। कैसे लेके चली गई? तो कोई पूर्वांचली चेहरा क्यों नहीं दे देते? किया आम आदमी पार्टी, गोपाल राय प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों से भी वहां से लोगों को लेके, जैसे ट्रैफिक वाले में जो लोगों को लगाया जाता है मार्शल के तौर पे, डीएम के ऑफिस में, वो सारे इस रूप में रोल अदा करते हैं कि जैसे वहां के व्यक्ति को नौकरी दे दी गई, उस क्षेत्र के लोग समस्या को लेकर वहां पे जाते हैं, बताते हैं। तो आपका एक बड़ा बेस तैयार होता है। बीजेपी की तरफ क्या है कि बीजेपी पूर्वांचल को इस हिसाब से हैंडल करती है कि आपको जगह भरना है तो इतने पैसे खर्च कर दिए गए, लोग लेके आ जाएंगे। अगर इस तरह की रणनीति से अगर आप पूर्वांचली सांसद मंजूर है लेकिन वोट बैंक भरोसा क्यों नहीं करता है? फिर वो दिल्ली में बीजेपी में हमेशा से एक समस्या रही है कि बनिया पंजाबी वर्सेस पूर्वांचली। पूर्वांचल से बाहर से लोग आए हुए एक तरह से हाशिए पे ही रहते हैं, संपन्नता होती नहीं है, तो उनको लगभग किनारे ही किया जाता रहा है। खासतौर पे वहां से जो बड़े लीडर होने चाहिए थे, लोकल लेवल बड़े, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा प्रदेश स्तर पे आप कर दें या राष्ट्रीय स्तर पर कोई कर दें, लोकल लीडर पे आपके पास, लोकल लेवल पे आपके पास इफेक्टिव लीडर होने चाहिए जिनके पीछे पूर्वांचली जाएं। वो आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा है, इन लोगों के पास नहीं है। चाहे दिलीप पांडे की बात करें, दुर्गेश पाठक की बात करें, कई सारे नाम आपको नजर आ जाएंगे वहां पे जो कि लोकल लेवल पे बहुत इफेक्टिव हैं। ये लोग उस रूप में नहीं है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस बार के चुनाव में भी उस लेवल पे बहुत कुछ कर दिया गया हो ऐसा नजर नहीं आता। तो दिल्ली के टेस्ट को पास करने के लिए बीजेपी के लिए फेवरेबल कंडीशन तो खुद ब खुद बन रही हैं, जो प्रदीप जी ने जिक्र किया, लेकिन भाई इनके पास खुद ही एक सीएम का चेहरा जो कि भाई कहते हैं कि डिफाइंड कि भाई ये है और ये लड़ेगा केजरीवाल के सामने। ये मौसम अच्छा हो खेत में, लेकिन बीज भी मजबूत होना चाहिए ना। बीजेपी की समस्या वही है जो प्रदीप जी ने कही है, देवेंद्र का चेहरा, चूंकि चेहरे की लड़ाई, चेहरे की 15 साल तक शीला दीक्षित के मुकाबले कोई चेहरा नहीं दे पाई बीजेपी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस लगातार जीतती रही। चेहरा, और दिल्ली एक सिटी स्टेट है, यहाँ चेहरा बहुत मैटर करता है। ये बड़ा राज्य, जब बड़े राज्यों में चेहरा मैटर करने लगा है तो दिल्ली सिटी स्टेट है। और सब दो बड़े वोट बैंक दिल्ली में है, एक पूर्वांचली और एक दिल्ली देहात का जो वोटर है, गांवों का। बाकी तो बनिया पंजाबी बीजेपी के साथ आई। जो दिल्ली देहात का वोटर रहा है वो एक जमाने में पूर्वांचली कांग्रेस के साथ था। वो सज्जन कुमार, चौधरी प्रेम सिंह, चौधरी तारीफ सिंह, तमाम सारे नेता थे। चौधरी जो है ब्रह्म प्रताप जी के जमाने से जो कांग्रेस साथ होते थे, यहाँ के गाँव के जाट गुजर। और ये बीजेपी ने उसको तोड़ा था साहब सिंह वर्मा के जरिए, जब साहब सिंह वर्मा को उन्होंने डेवलप किया लीडर के रूप में। साहब सिंह वर्मा चले गए, पूर्वांचलियों में उन्होंने लाल बिहारी तिवारी को आगे किया, जो बिल्कुल लोकल लेवल के लीडर थे, जैसा बता रहे, जो वहां झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में उनके बीच घूमते थे। मनोज तिवारी है, लेकिन मनोज तिवारी स्टार है। वो लोकल जो पूर्वांचली कार्यकर्ता है जो उसके लिए उपलब्ध नहीं है। वो रिंकिया के पापा हैं, वो उससे वो तो कहलवाने में नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाए अलग बात, लेकिन वो एक स्टार है। वो एमपी तो हो सकते हैं। तो एक तो बीजेपी ने, और केजरीवाल के सामने सीएम भी नहीं हो, सीएम का चेहरा भी नहीं हो सकता, ये भी एक केजरीवाल ने अपने को एस्टेब्लिश किया है वहां सीएम के रूप में। तो ये जो चेहरे की दिक्कत है बीजेपी के पास, और दूसरी दिक्कत ये है जो ग्राउंड लेवल पूर्वांचली और जो थे, अब इन्होंने जैसे महाबल मिश्रा को ले लिया, कांग्रेस के बड़े नेता थे पूर्वांचलियों में, भीषम शर्मा को ले लिया। इस तरह तमाम सारे पूर्वांचली नेताओं को आम आदमी पार्टी ने लिया और नए डेवलपर कर दिए। गोपाल राय उनके अपने थे, दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक, तो वो एक जो कनेक्ट बनाया है आम आदमी पार्टी ने। वो दूसरी बीजेपी की दिक्कत यह है कि बीजेपी नैरेटिव क्या बनाए। बीजेपी पूरे देश में तो हिंदुत्व का नैरेटिव बनाती है, दिल्ली में क्या नैरेटिव बनाए? हिंदुत्व का नैरेटिव पिछली बार बनाया था 2020 में, वो चला नहीं जब शाहीन बाग का हो रहा था। अब डेवलपमेंट का जो नैरेटिव है बीजेपी का, वो पहले कभी कांग्रेस का हुआ करता था, कांग्रेस बना रही है, आम आदमी पार्टी ने उसको ग्रैब कर रखा है। दिल्ली का डेवलपमेंट, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का चेहरा। तो बीजेपी चेहरा और नैरेटिव इन दोनों में लैग कर रही है। ये अब कभी आप किरण बेदी को ले आते हैं अचानक उठा करके, कभी मनोज तिवारी को आगे कर देते हैं। तो
इस डायलेमा में बीजेपी है। जो बीजेपी ओरिजिनल बीजेपी जो थी यहाँ की एक जमाने में, हर्षवर्धन जी और उसके पहले मदन लाल खुराना आया, वो विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी, लाल बिहारी तिवारी, साहब सिंह वर्मा, ये जो बीजेपी थी, ओम प्रकाश कोहली, वो उस तरह की बीजेपी जो है पता नहीं, मतलब वो पिछले 4-5-10 साल से वो डेवलप नहीं हो पाई। अब वीरेंद्र सचदेवा आपने अध्यक्ष बनाया हुआ, वीरेंद्र सचदेवा जी हो सकता है संगठन के अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन वो पैन दिल्ली लीडर नहीं है। इसके पहले वो उनको बनाया था वो जो गुप्ता जी थे वहाँ के मैनपुरी, तो वो भी वो रहने वाले यूपी के थे, वो भी पैन उनकी पकड़ नहीं है। ये समस्या बीजेपी की है। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स बीजेपी की सेंटर लेवल पे होती रही, एक अरुण जेटली का ग्रुप था एक जमाने में, वो अपनी उसकी चलती थी, दूसरा ग्रुप हर्षवर्धन और विजय गोयल इनका था। अब विजय गोयल दिल्ली के लोकल है, उनको कोई भाव नहीं मिलता। समस्या ये है, यहां बीजेपी जूझ रही है। वरना बीजेपी अगर एक लीडर को आगे करके पिछले 5 साल स्वयं के काम करती और दिल्ली की समस्याओं पर ही फोकस करती, तो शायद आज बीजेपी ज्यादा बेहतर स्थिति में होती, क्योंकि स्थितियां उसके अनुकूल है। जैसा कि प्रदीप जी ने पूरा विश्लेषण किया है, मतलब हाँ। कांग्रेस जितना मजबूत होकर लड़ेगी उतना आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत होगी। और इसको थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ा के देखें, इसमें ऐड कर दें इसी चीज में कि स्थितियां जैसे सर ने बताया कैसे अनुकूल हैं, कि एक फ्रीवीज के बारे में हो जाता है ना कि अरविंद केजरीवाल को एडवांटेज है। एडवांटेज इनके पास भी कम नहीं है, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं। जैसे बिजली को लेकर लगभग 36 लाख लोग हैं जो कि लाभान्वित हैं, मतलब 9 लाख के आसपास ऐसे थे जिनका जीरो बिल था। एक परिवार में 4 व्यक्ति को देख लें, जो कि अधिकतम होगा, तो भी 36 लाख होगा। 80 लाख लोगों को दिल्ली में आप फ्री राशन दे रहे हैं। 10 लाख आपने उज्ज्वला कनेक्शन दिया, 10 लाख के आसपास आपने वो लोन दिलवाए, मुद्रा लोन वगैरह। तो ऐसी कई सारी स्कीम है जिसपे आपका एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार है। साथ भी है आपकी। बड़े लाभार्थी वर्ग तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं की जो फौज होनी चाहिए और जो एक मिशन के तौर पे काम करने का जज्बा होना चाहिए, वो मिसिंग है। ये तो सबको, खुद अमित शाह जी मोदी जी की जोड़ी को भी खलता हुआ कि दिल्ली में बैठे हैं और 25 साल से दिल्ली की सत्ता से मतलब बिल्कुल। नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम अगर कॉफी पर इतनी गहन चर्चा कर रहे हैं तो वो लोग भी चिंतन मंथन सब कुछ करते होंगे। था जब दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी, 93 में असेंबली बनी है, उससे पहले जो है, और विजय कुमार मल्होत्रा चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, मतलब मुख्यमंत्री नहीं होता था उस समय, तो सीईसी होता था। विजय कुमार मल्होत्रा जीते थे, तो जनसंघ पूरे देश में भाषण देते थे, जनसंघ के नेता, कि इंदिरा गांधी की नाक के नीचे हम शासन करते हैं। तो वही स्थिति इस समय आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के लिए बना दी है। अरविंद केजरीवाल की खूबी क्या है, वो दिल्ली के लोगों को ये बताने, समझाने और ये महसूस कराने में सफल हुए कि मैं आप ही के बीच का आदमी हूं। बीजेपी के पास दिल्ली में ऐसा कोई नेता नहीं है जो ये बता सके लोगों को कि मैं अपने बीच, आपके बीच का आदमी हूं, आप ही की तरह हूं, आप जैसा हूं। जिसको भी अध्यक्ष बनाया, वो अध्यक्ष बनते ही उसकी पहली नजर होती है कि मुख्यमंत्री कैसे बन जाऊं। तो अरे भाई, चुनाव जीतोगे तब तो मुख्यमंत्री बनोगे। तो वो मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हो जाती है। तो उसमें 4 लोग लग जाते हैं कि खबरदार ये आगे बढ़ने ना पाए। तो उस चक्कर में बीजेपी जो है पिछले 25 साल से जूझ रही है। साहब सिंह वर्मा गए, उसके बाद 3-4 महीने के लिए सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी और चुनाव हारने के बाद 98 में उन्होंने दिल्ली की राजनीति छोड़ दी। उसके बाद से बीजेपी को कोई नेता जो है दिल्ली के स्तर का उस तरह से मिला नहीं, जो पार्टी को खड़ा कर सके, जो पार्टी के की जो उपलब्धियां अभी समय जो 10 साल से केंद्र की सरकार है, जो देवेंद्र बात कह रहे हैं, जितनी स्कीम्स हैं, भाई स्कीम होने से नहीं होगा, लोगों को बताना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, वो उनको ये याद दिलाना पड़ता है कि देखिए ये जो आपको सुविधा मिल रही है ये हम दे रहे हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल दिन रात बोलते हैं। हाँ, स्कीम केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, लेकिन जब आप स्वयं में एंटर करेंगे तो उनको दिमाग में केजरीवाल ही पहले स्ट्राइक करते हैं। और स्कीम से आगे भी बढ़ जाए, जैसे स्कीम तो सारा मैंने बताया, स्कीम से अगर आप आगे बढ़े, जैसे NH-24, हाँ, वो भी कोई भी व्यक्ति आपको बोलेगा कि क्या शानदार है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, कोई भी आपको बताएगा साउथ दिल्ली में जो बना। मतलब इतनी सारी चीजें हैं बीजेपी के पास कहने के लिए कि केंद्र सरकार ने क्या क्या किया। इवन पॉल्यूशन के स्तर पे, केंद्र सरकार के स्तर पे जो कुछ होना चाहिए था वो किया गया, लेकिन बताने वाला कोई नहीं, संगठन आपके पास है नहीं, माहौल बनाने वाला है नहीं। और जैसा ही कहा गया कि मुख्यमंत्री बनने को रेस हो जाती है, आपको हैरानी होगी इस बात को लेके कि इस बार उनको फील होना शुरू हो गया है कि बीजेपी की सरकार आ गई है, इसलिए अंदर खाने ऑलरेडी ये चक्कर अभी से शुरू हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी शुरू हो गए हैं कि भाई क्रेडिट किसको और नहीं जाना चाहिए। दिल्ली में 2013 में जब बीजेपी की 32-33 सीटें आई थी, तो डॉक्टर हर्षवर्धन
एक नेता के रूप में उभर के आए थे। वो मुख्यमंत्री नहीं बने चूंकि नंबर नहीं थे, एक सीट। हाँ, उसके बाद 2015 का चुनाव हो गया, 20 का चुनाव हो गया, बीजेपी प्रयोग करती रही, कभी किरण बेदी पर, कभी मनोज तिवारी पर, कभी उन पे। हर्षवर्धन जैसा नेता आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया, जिसको दिल्ली की समझ भी है, जो दिल्ली की जो कंटिन्यूटी थी बीजेपी की पॉलिटिक्स की, खुराना जी और कोहली जी और वो विवेक मल्होत्रा वाली, उस धारा से निकले हुए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे आदमी है, डॉक्टर है, साफ सुथरी छवि, ईमानदार है, सब कुछ है, लेकिन आपने उनको इस्तेमाल ही नहीं किया। आप घर बैठा दिया, पिछले चुनाव में टिकट भी नहीं दिया। तो जो आपके अपने दिल्ली के नेता थे, ओरिजिनल दिल्ली के, उनको आपने एक एक करके किनारे कर दिया, और आप बाहर के नेताओं पर भरोसा करते रहे, जिनको दिल्ली का पता नहीं, जिन्हें हौज खाजी और हौज रानी का फर्क नहीं मालूम होगा। ये जो जरूरत दिल्ली की है, दिल्ली मालूम है, दिल्ली पुलिस में मुझे बताया, दिल्ली पुलिस में जब अपॉइंटमेंट होता है किसी अफसर का, एसीपी वगैरह का, आईपीएस के बाद, तो उसको यही बताया जाता है कि हौज रानी कहाँ है, हौज काजी कहाँ है और हौज खास कहाँ है। हौज खास कहाँ है? ये चीजें जो है दिल्ली के नेता, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, रहते थे कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश में, मतलब यहाँ गाजियाबाद जिले में, लेकिन वो दिल्ली के नेता बन गए, दिल्ली के बेटे बन गए। हाँ। अब देखिए, ये उनकी खूबसूरती है, ये उनका शीला दीक्षित ऐसा लगता है वो दिल्ली की ही थी, दिल्ली की ओरिजिनल पंजाब की, मतलब और शादी हुई उत्तर प्रदेश में, हाँ। और नेता बेटी दिल्ली की बन गई। तो वो उस तरह का अपनापन कनेक्ट करने वाला नेता बीजेपी के पास कोई नहीं है, और अभी तो कांग्रेस के पास भी कोई नहीं है। लेकिन एक चीज भी समझ में नहीं आती है, हालांकि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सभी लोग कहते हैं अलग होते हैं, लेकिन इतने अलग होते हैं कि आप लोकसभा में एक सीट पे भी भरोसा करके राजी नहीं होते हैं, और विधानसभा में आप इतना पलट देते हैं कि बिल्कुल 60 पार। नहीं, आप लगभग बाकी स्टेट्स में भी देख लीजिए, कहीं भी, पंजाब में जहां इतना प्रचंड बहुमत है आम आदमी पार्टी का, उसका एक ही मतलब है कि लोग राष्ट्रीय राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं करते, कि स्थानीय स्तर पर जो ये राज्य के स्तर पर ये काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो 2 राज्यों में सरकार बन गई, 12 साल पहले जो पार्टी बनी थी उसकी 2 राज्यों में सरकार बन जाए, ये छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाया अरविंद केजरीवाल। वो जो उनकी मुफ्त की राजनीति, उनको लगा कि बस यही सक्सेस का फॉर्मूला है, हर राज्य में जाएंगे, घोषणा करेंगे और लोग हमको वोट देने आ जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, दिल्ली और पंजाब के बाहर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए जो है उन्होंने अपनी सीमा खुद ही तय कर दी कि हमारी राजनीति की यही सीमा है, इससे आगे जाने की हमारी क्षमता नहीं है। और इस ऐसी राजनीति की उसका एक डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, जो आना शुरू हो गया है। आज जो परिस्थिति है, और पंजाब में जो स्थिति है, मुझे लगता है दिल्ली से भी ज्यादा खराब है, जिस तरह से सरकार। कांग्रेस ज्यादा मजबूत, लोकल चुनाव निश्चित रूप से, लोकल चुनाव, लोकसभा चुनाव, मतलब इतने बड़े बहुमत के बाद विधानसभा में, लोकसभा में जो स्थिति हुई है, तो आप देखिए कि 543 लोगों की जो लोकसभा है सांसदों की, उसमें जो पार्टी 3 चुनाव में कुल मिलाकर 8 लोकसभा सीटें जीती है, उसका नेता कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा देश का। तो कैसे भरोसा जमेगा लोगों का? भाई, आपका जो दावा है वो आपकी परफॉर्मेंस से कहीं आसपास तो होना चाहिए। तो अगर सिर्फ जो है राज्य की राजनीति करनी है तो राज्य पर ही ध्यान देते, आपकी नजर है दिल्ली की राजनीति पर, राष्ट्रीय राजनीति पर, और चाहते हैं कि हमको जो है हमारी जो आकांक्षा है उसके अनुसार राज्य भी अलग अलग राज्य अलग अलग जगह पर सपोर्ट करें। ऐसा कैसे हो सकता है? आकांक्षा महत्वाकांक्षा उनकी तो चलिए ठीक, लेकिन बीजेपी के लिए इतना क्या वर्ड्स चला जाता है कि भाई आपके पास मोदी जी जैसा चेहरा है, आप भी जानते हैं कि दिल्ली में बहुत सारी पावर, बहुत सारे काम जो हैं वो सेंट्रल ड्रिवन होते हैं, उसके बावजूद, और आपके पास एमपी हैं जो मुखर तौर पे अभी ये जमीन पे दिख भी नजर आ रहे हैं, युवा एमपी, फिर भी आपके लिए इतना नेगेटिव क्या हो जाता है कि आप उस रेशो में अच्छा परफॉर्मेंस, जीत सत्ता तो दूर, अच्छा परफॉर्मेंस भी अचीव नहीं कर पाते? हाँ, एक बार 3, एक बार 8। हाँ, तो वो परफॉर्मेंस, तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, बीजेपी का अपना वोट तो स्टैग्नेट कर गया है दिल्ली में। वो 32% वोट जो है उसका, वो कोर वोट है, वो स्टैग्नेट है। समस्या बीजेपी के सामने ये है कि जो अतिरिक्त वोट लेना है, 8%, 10% जो वोट है जिससे सरकार बनती है, वो वोट केजरीवाल जी ले गए। अगर वो कांग्रेस से नाराज होता तो बीजेपी के पास आता, 2 ही पार्टियां थी,
लेकिन वो आम आदमी पार्टी ले गई। बीजेपी उस वोट को नहीं ले पा रही, समस्या वो है बीजेपी के सामने। वो ऐसा कोई नैरेटिव नहीं बना पा रही कि उस 32% से आगे समस्या का वो जो है सोल्यूशन देवेंद्र कुछ अपने को निकल पा खींच रहा है, क्योंकि लिस्ट इतनी लेट होती जा रही है, वो और समस्या हो रही है, समस्या का सोल्यूशन निकाल रहे नहीं, हैं। लिस्ट देरी होने से तो दिक्कत नहीं है, लिस्ट आ कैसी रही है ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि अभी तक की जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है कि फ्रेशनेस के साथ हमको चुनाव में जाना है, ऐसे चेहरों को लेकर जाना है जो कि एकदम से फ्रेश हो, जिनका कोई बैगेज ना हो, उस हिसाब से रैकेट वाले आप ना हो, ताकि लोगों के भीतर भरोसा हो सके। अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, क्योंकि संघ इस बार बहुत ज्यादा दखल दे रहा है, जिस प्रकार का महाराष्ट्र का चुनाव रहा, हरियाणा का चुनाव रहा, वही हाल दिल्ली का भी है। परसों भी एक बैठक हुई है संघ की बीजेपी के साथ कैंडिडेट्स को लेके ही, और हमें ये बताया गया कि बस 15 सीटें ऐसी हैं जहां पे भी कैंडिडेट फाइनल नहीं है। अगर वैसी सूची आई कि कैंडिडेट्स अच्छे हों तो मुकाबला बढ़िया होगा, अगर कैंडिडेट फिर वैसे ही रहे तो फिर दिक्कत आएगी। चलिए, बड़े अच्छा, ये देवेंद्र, हाँ। कुछ बड़े, जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उन्होंने बड़े नेताओं को उतारा था, कुछ वैसी स्ट्रेटजी भी है कि कुछ बड़े नेता उतारे जाएं। ये सारे हाँ, नाम जैसे तो बता रहे हैं जैसे- मीनाक्षी नहीं, कि ये तो मालूम को टिकट नहीं मिला था, कुछ मंत्री स्तर के लोग हों। उसमें सिर्फ चर्चा ये थी कि क्या बासुई स्वराज को किया जाएगा, लेकिन उनको नैरेटिव कमेटी में डाल दिया गया, तो इसके अलावा बड़े नाम भी नहीं है ना इनके पास। चलिए, है तो क्या? दिल्ली का जो दंगल है वो बहुत ही, जिसे कहें कि दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस की अपनी अलग भूमिका है, देखिए कांग्रेस और आप जो हैं किस तरह से आमने सामने आ खड़े हुए हैं। बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है, तो दिल्ली पर लगातार नजर तो बनी रहेगी। लेकिन आज की हमारे इस कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही।